हरि ओम, नमो नारायण। सभी को आशीर्वाद। हम लोग वितान पढ़ रहे थे। वितान के 6 पेज तक हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया था और मैंने निशान भी लगाया था। वहीं से आगे मैं पढ़ता हूँ। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। जब उनके मन में ये आया कि मैं विवाह ही नहीं करता जैसे मेरे गुरु किशनदा ने नहीं किया, तो कम से कम घर गृहस्थी का हमको बोझ ना उठाना पड़ता। फिर अचानक उनको याद आया कि बाल जति मिस बाल यति, बचपन से ही जो सन्यासी जीवन जीने लगे, ऐसे किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। क्यों सुखी नहीं रहा? क्योंकि उनका कोई देखने भालने वाला कोई नहीं था, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। मतलब वह किशनदा जिन्होंने अनेक पहाड़ी लड़कों को अपने यहाँ रख कर पढ़ाया लिखाया, उनको नौकरी दिलाई, उन सब ने अपने अपने मकान बनवा लिए, लेकिन जब किशनदा रिटायर हुए तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप मेरे घर में आ जाओ, आप यहाँ रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी ने भी नहीं कहा। मतलब इतने उपकृत थे, उनके उपकारों के तले दबे हुए थे, फिर भी कोई एक कमरा उन्हें नहीं दे सका। और स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। यहाँ तक कि यशोधर बाबू जो उनको इतना गुणगान करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके अनुसार जीवन जी रहे हैं, वे भी उन्हें अपने मकान में नहीं रख सके, क्योंकि उनका भी विवाह हो चुका था और उस मकान में पूरा परिवार रह रहा था। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। और क्या हुआ इसके बाद? जो कुछ समय तक तो शहर में रहे, लेकिन उसके बाद वो बाहर अपने गांव चले गए, जहां सुविधाओं के अभाव में कोई देखभाल नहीं करने वाला था। इसके अभाव में उनकी 1 साल रिटायरमेंट के 1 साल बाद ही मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। मतलब यशोधर बाबू कह रहे हैं क्योंकि किशनदा ज़्यादा दिनों तक पेंशन नहीं खा सके। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, जो हुआ होगा पता नहीं क्या हुआ होगा। क्यों? कोई बीमार थे नहीं, कोई कुछ थे नहीं, केवल चिंता, अकेलापन, ये जो परिवार आदमी बनाता है, इसीलिए कि मनुष्य को वृद्धावस्था के समय अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन आज की स्थितियाँ क्या हैं कि आज लड़के माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जो वृद्धावस्था में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले
कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गधा पचीसी की उम्र, ये युवा अवस्था की उम्र, ये गधा पचीसी कहलाती है, जिस अवस्था में कोई किसी की सुनता नहीं है। और युवा अवस्था मतलब हाई स्कूल से लेकर, और जिसमें हाई स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं बच्चे, वहाँ से लेकर और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की उम्र जो है, ये गधा पचीसी की उम्र कहलाती है। इसमें कोई किसी की सुनने वाला नहीं होता, अपने मर्जी के सब मालिक होते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा है। अर्थात कि उस उम्र में सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा किशनदा का मानना था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी अपने आप समझदार हो जाता है। जैसे जैसे जिम्मेदारियां आती हैं, मनुष्य के अंदर सब समझदारियां आ जाती हैं, ऐसा किशनदा मानते थे। तो क्या कहते हैं, यशोधर बाबू भी सोच रहे हैं कि बच्चे अभी नहीं मनमानी कर रहे हैं, धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो उनको भी समझदारी आने लगेगी, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी, तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। क्योंकि यशोधर बाबू के पिता उनकी अल्पायु में ही चल बसे थे, तो सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आईं, तो वे गधा पचीसी की उम्र में उस तरह की शैतानियां कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ था। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, मतलब अपने बच्चों से कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, तंजिया में से व्यंग्यात्मक रूप से। तो जब तक बाप हैं तब तक वो अपने मनमौजी कर लो, उसकी बात तो तुम्हें अपने आप संभालना ही पड़ेगा। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया में से व्यंग्यात्मक रूप में कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करें। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। पहले लोग बहुत इसी बात को मानते थे कि मकान शहरों में क्यों बनाना। गांव के लोग ज़्यादातर शहरों में मकान बनाने के लिए प्रयत्नशील नहीं हुआ करते थे, तो सोचते थे नौकरी से रिटायर होंगे तो अपने गांव चले जाएंगे, या कोई एक आध लड़का नौकरी में लग गया तो फिर उसे सरकारी आवास मिल जाएगा तो उसी में बने रहेंगे, और अधिक पैसा लगा के मकान बनवा लेने से कोई मतलब नहीं है। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। जब व्यक्ति अपना गांव का घर छोड़कर आ जाता है, सरकारी सर्विस में बाहर रहने लगता है, तो वहाँ जो भी परिवार के लोग रहते हैं उनका अपना स्वतंत्र कब्जा हो जाता है। पर नहीं उन्होंने आपके हिस्से पर कब्जा किया तो क्षतिग्रस्त हो जाता है। गांव में कोई इधर से दवा लेता, कोई उधर से दवा लेता है, और आप जब अनेक वर्षों बाद अपने गांव पहुंच के वहां रहने का विचार करते हैं तो तमाम विरोध खड़े होते हैं। लोग सोचते हैं कि ये अपना अस्तित्व कहीं ना बना ले, इसलिए वे आपको परेशान करते हैं।
इस बात को यशोधर बाबू जानते हैं कि अनेक प्रकार के झगड़े आदि मोल लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर गांव के मकान में रहने को मिल पाएगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। उन्हें यह लगता है कि कोई ना कोई उनका बेटा सरकारी सर्विस में आ जाएगा तो ये क्वार्टर बना रहेगा, तो क्वार्टर नहीं छोड़ना पड़ेगा। रिटायर होने के बाद भी इसी मकान में बने रहेंगे। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग डकली सी हंसी हंसते हैं। इस तरह से बहाना बना देते हैं और वे मकान बनाने की कतई नहीं सोचते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। असीक का फूल है भगवान के चरणों से उठाए हुए आशीर्वाद के फूल। आशीष होता है ये, इन्होंने असीक लिख दिया है, तो आशीष के फूल मतलब भगवान के चरणों से उठाया हुआ फूल। और उन्होंने अपनी चोटी में खोसा और अपने जहाँ एक महात्मा जी गीता सुना रहे थे वहाँ पहुँच गए। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाते, संध्या पूजा करते और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, अर्थात तुम अपने बच्चों को राजपाट दे दो, घर की मालकी दे दो और तुम भजन में, भगवान के पूजन आदि में, वन प्रदेश में अर्थात भगवान के पूजन आदि में लग जाओ। जैसा करते हैं करें। हम तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ को नहीं उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगे तो ना मांगे। उनका कहना का मतलब है कि अब बच्चों के ऊपर परिवार छोड़ देना चाहिए। यदि वो तुम्हारा सम्मान पूर्वक तुम्हारी सलाह मांगे, अनुभव के आधार पर तुम्हारे अनुभवों का सम्मान करें तो देना चाहिए। अन्यथा जैसे पुराने लोग हमारे भारतीय संस्कृति में वानप्रस्थ जीवन जीते थे, रिटायरमेंट के बाद या एक 75 साल की उम्र के बाद का जो नियम दिया गया है वानप्रस्थ आश्रम का, तो वानप्रस्थ में ले लेना चाहिए और अपने घर पर रहकर ही निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए तो और अपना आध्यात्मिकता में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा भाव यशोधर बाबू के मन में आ रहा। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, भागवत में बैठे हो, गीता के प्रवचन में बैठे हुए हैं, वो मन में उधेड़ बुन चल रही। सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हुआ। मन गीता में नहीं लग रहा, उनका मन अभी संसार में है, माया मोह में है। जनार्दन भगवान का नाम है। उन्होंने याद, जैसे जनार्दन शब्द का नाम लिया तो उन्होंने तुरंत लगा, रे जीजा जनार्दन, मेरे जीजा का नाम जनार्दन है। तो परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया
कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। आज परिवार की परिकल्पना संयुक्त परिवार की नहीं रह गई। संयुक्त परिवार में अपने बहुत से महत्वाकांक्षाओं की बलि देनी पड़ती है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा होता है। संयुक्त परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे के सुख दुख बांटे जा सकते हैं, और धीरे धीरे अब वो परिवार केवल पति पत्नी और बच्चों तक सीमित रह गया है। और ताऊ चाचा मामा, इस परिवार में बुआ सब आदि रहते थे एक साथ। उनका अपना अपना परिवार के साथ महत्व होता था। उस महत्व से वंचित होते जा रहे हैं आज की पीढ़ी के लोग, आज की पीढ़ी के बच्चे। तो उनकी पत्नी भी सोचती हैं कि इस महंगाई के ज़माने में संयुक्त परिवार को झेलना या संयुक्त परिवार में रहना, ये परिकल्पना भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उसमें खर्च करना पड़ता है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन ही हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकते। मतलब बच्चे बुआ जी के पास पैसा भेजने के लिए मना करते हैं कि उनके पास पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद पैसा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन उनके पिताजी कहते हैं यशोधर बाबू कि अभी भगवान जी के पास है, मेरे पास इतनी साख है कि मैं 100 रुपये की जुगाड़ कर लूँगा अपनी बहन के पास भेजने के लिए। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, सैप में साहब ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यहाँ यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुँह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। कहने का मतलब है कि पहले बुआ के पास रहे तो बुआ के यहाँ भी कोई था नहीं, वो भी विधवा थी, बड़ा परिवार नहीं था। इसके बाद तुम किसंदा के पास रहे, उनका भी कोई परिवार नहीं था, वे भी कुंवारे थे। तो तुम किस रिवाज को, किस रीतियों को, किस रिश्तेदारों को निभाना चाहिए, किसको नहीं निभाना चाहिए, तुम्हें कहीं सीखने को मिला नहीं। तुम तो केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म से बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। वो कह रहे कि तुम अभी से पूजा पाठ में लग गया, मंदिर जाके बैठने लगे। अरे वो तुम कुंवारे थे, इसके बाद उनके मन में बुढ़ापा सा आ गया, वे भक्ति में लग गए। लेकिन तुम तो अभी बूढ़े नहीं हुए हो, तुमने क्यों अपने ऊपर बुढ़ापा ओढ़ लिया है। पहले तो तुम शुरू में ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल मतलब बुढ़ापे की अवस्था में यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना,
यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें किसी बात के लिए रोक नहीं रहा हूँ। तुम अपने जीवन से बच्चों के साथ से जी रही हो, मैं अपने जीवन से अपने हिसाब से जीऊँ, तो मैं तुम्हारे जीवन जीने की शैली में बाधक नहीं हूँ, तो तुम मेरी जीवन शैली में क्यों बाधक बनती हो? अर्थात मैं मंदिर जाता हूँ, कथा सुनता हूँ, मुझे अपने हिसाब से करने दो। तुम भाई मॉडर्न हो गई हो बच्चों के मॉडर्न के रूप में, तो तुम अपने हिसाब से रहो। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। तो बताते हैं कि शायद इस ध्यान आदि साधना के लिए रिटायरमेंट के बाद का समय ठीक रहता होगा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर होकर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और इनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह की वह झेंपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। मतलब किशनदा जब तक जीवित रहे तब तक वे यशोधर बाबू के मकान में आया करते थे। वे उनको अपना मानस पुत्र माना करते थे और आकर पूछ लिया करते थे, आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक है, आपका स्वास्थ्य आदि ठीक ठाक है, तो कुशल क्षेम पूछ लिया करते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। अर्थ आप लोग सब समझ गए। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। मतलब जब यशोधर बाबू किशनदा के मकान से आकर अपने क्वार्टर में रहने लगे, तब भी वे यह देखने आते थे कि कहीं यशोधर फिर से तो अपनी देर तक सोने की आदत में नहीं आ गया। वे आकर देख जाया करते थे। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाऊँ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए, ये उनकी छवि जो किशनदा की उनकी आंखों में है उसका स्वरूप इस पैराग्राफ में दिया गया। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गवाना, जन्यों पुन्यों के दिन सब कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना
एक कमरा दे देना। ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। जनेऊ पुण्यों का मतलब है जनेऊ की जो जनेऊ बदलने की क्रिया, ठीक है ना। होली का बहाना मतलब गांव में जो है आज भी सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के दरवाजे पर पहुंचते पूरी भीड़ के साथ और वहाँ होली गाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में, अपने पारंपरिक कार्यक्रमों में वे सदा सहभागिता रखते थे। ये इन्होंने किशनदास से सीखा था और उन्हें वे आज भी उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, अर्थात उनके कमरे में जो दशहरा में रामलीला हुआ करती थी उसके अभ्यास के लिए वे अपना एक कमरा दे दिया करते थे। उनकी पत्नी और बच्चे को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। अब स्थितियां यही हैं कि पहले ये जनेऊ का कार्यक्रम जो हुआ करता था, बड़े उत्साह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों लोग, खास तौर से ब्राह्मण लोग श्रावण मास में, श्रावण के दिन, पूर्णिमा के दिन नदी किनारे पर अपना यज्ञोपवीत संस्कार किया करते, बदला करते थे, यज्ञोपवीत को बदला करते थे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ करता था और आज भी होता है, थोड़ा थोड़ा से शॉर्ट रूप में हो गया है, लेकिन लोगों की भीड़ नहीं है। आज बहुत से कम ही ऐसे लोग हैं जो यज्ञोपवीत की मर्यादाओं का पालन करते हैं। यज्ञोपवीत अब शादी विवाह के समय होने लगा, जबकि हर वर्ण की अलग अलग उम्र में यज्ञोपवीत हुआ करता था। ब्राह्मण का 9 वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का शायद 13वें वर्ष में ऐसे हुआ करता था। शूद्र का यज्ञोपवीत नहीं होता था। तो इस तरह से यज्ञोपवीत बाल्यावस्था में ही हो जाया करते थे। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम के रूप में हुआ करता था यज्ञोपवीत। उसका एक अलग नियम था, विधान था। अब तो अधिकांश लोग, सर्विस वाले लोग शादी के समय यज्ञोपवीत करवा देते। 5 मान्यों को वहीं खड़ा कर दिया जाता है, वहीं उनको यज्ञोपवीत कोट के ऊपर पहना दिया जाता है। मंडप के समय जाता, जब तिलक होता है, बारात जब वहाँ पहुँचती है, तो उसी समय वहाँ पर यज्ञोपवीत करा दिया जाता है। वो एक फॉर्मेलिटी हो गई है, खाना पूर्ति हो गई है। जबकि यज्ञोपवीत एक बहुत बड़ा संस्कार हुआ करता था। द्विज, उसी से द्विज कहलाते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज कहलाते थे, क्योंकि दूसरा जन्म, यज्ञोपवीत के बाद दूसरा जन्म माना जाता था। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें, उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें, जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जो जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। उनके मन में था कि ठीक है, मान लिया कि तुम ज़्यादा आज की आधुनिक पढ़ाई पढ़ लिए हो, ज़्यादा तुम्हें योग्यता हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव की कोई समानता नहीं कर सकता है। एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अनुभवी व्यक्ति कहलाता है। आज भी कंपनियों में अनुभवी व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। खूब नया MBA करके आया हो, इंजीनियरिंग करके आया हो, IIT से आया हो, लेकिन अनुभवी व्यक्ति को सबसे पहले वरीयता दी जाती है। तो कहना है यशोधर बाबू का कि अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मानो ना मानो, झूठे मुँह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। आजकल नए बच्चों को यही लगता है कि पिताजी क्या जाने, नई परिस्थितियाँ चल रही हैं, नए ज़माने का काम चल रहा है, नए लोग हैं, नई रीतियाँ आ गई हैं, नए कार्य करने की शैलियाँ आ गई हैं। आप पुराने ज़माने के आदमी हैं, आप पुरानी पद्धति से चलते हैं। तो आदि अधिकांश नवयुवा यही सोचते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता
और लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। ये आज के हर घर की स्थितियाँ हैं कि बच्चे से यदि किसी काम की कह दो तो वो क्यों नहीं करते, उनसे क्यों नहीं कहते, मैं ही क्यों करता ना हूँ, मैं ही क्यों करूँ, मेरे पास भी बहुत से काम है, मेरे अपने काम बहुत हैं, मुझे ये करना है वो करना है। यदि घर के कामों में उनसे कहा जाए कि भाई तुम कर लिया करो, जबकि एक बहुत बड़ी बात है कि हर परिवार के हर सदस्य को ये सोचना चाहिए कि हम अधिक से अधिक काम करें, और इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसका बड़ा पुण्य है। शास्त्रों में इसका बड़ा पुण्य बताया है कि जो अपने शरीर को आलस में पड़ा रखना चाहता है, ये सोचता है कि हम ही क्यों करें, इससे पुण्य क्षय होता है, क्षीण होते हैं। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को सुख देने का प्रयास करेंगे तो जिसके प्रति आप कार्य कर रहे हैं उसके पुण्य आपके पास आएंगे। और आप यदि उपेक्षा करेंगे, आप सोचें मैं क्यों करूं, ऐसा वही उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, इस भाव ने आज परिवारों को बिखेर दिया है। और यही कारण है कि संयुक्त परिवार टूटने लगे। पहले काम के लिए कोई ये नहीं सोचता था, क्यों बोल जिसके दिमाग में आ गया, जो जिसको सामने दिखाई देगा वही काम कर देता था। गाँव में भी ऐसे बहुत से परिवार थे जहाँ कुछ लोग सर्विस कर रहे थे, कुछ घर गृहस्थी का काम देख रहे थे, अनपढ़ थे, खेती संभाले हुए थे, तो उनमें ये नहीं था कि वो खेती कर रहा है, अनपढ़ है तो हम उसको सम्मान न दें, उसको भी सम्मान मिलता था। वो घर की खेती संभाले हुए है, वो एक बहुत बड़ा काम किया कि आपकी ज़मीन की सुरक्षा किए हुए है, आपके गांव के मकान की सुरक्षा किए हुए है, तो उसके बच्चों की चिंता जो बाहर शहर में रहने वाले हैं वो किया करते थे। तब संयुक्त परिवार चलते थे। यदि यही रहा कि तुम क्यों, वो क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों करूँ, मैं ही क्यों करता रहूँगा, इस भाव ने पूरे परिवार को बिखेर दिया, पूरे समाज को बिखेर दिया है, तोड़ दिया है। इसीलिए आज सुख और शांति परिवारों में नहीं रहे। तू मैं हो गई है, वो करे, तुम करो, तुम ऐसा करो, मैं क्यों करूं, ये जो भाव पैदा होता जा रहा है इसे तोड़ना चाहिए, इस भाव से बचना चाहिए। तो किसनदा भी फिर सोचा भाई जो लड़ाई लड़ते रहते थे हम ही करते रहें, जब तक हम हैं तब तक करते रहेंगे, जब नहीं होंगे तब अपने आप सब बिखर जाएगा। तो उन्होंने फिर किसी से काम कहना ही छोड़ दिया। उन्हें भी लगता था कि हम अब अवस्था हो रही है, हमको ही जाना पड़ता है, नौकरी से आने के बाद हम जाएं, थोड़ा आराम करने की इच्छा होती है तो उन्हें लगता है हम पहले बाज़ार जाएं, सामान लेकर आएँ, आदि आदि। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो चाहते थे कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ये जाके ले आया करें, काम कर दिया करें, घर की व्यवस्थाओं को देख लिया करें। लेकिन बच्चे आज के घर की इन व्यवस्थाओं को देखना ही नहीं चाहते। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। मतलब बड़े बेटे को थोड़ी सी अच्छे पैसे वाली नौकरी मिल गई तो वो सोचते हैं कि सब्जी लाने के लिए, दाल लाने के लिए नौकर रख ले जाना चाहिए, क्यों जाके ले आया करेगा। लेकिन ये बात उनके इस अबोध स्वरूप में नहीं समझ में आएगी जो इस एक्सपीरियंस शुदा, अनुभव युक्त जीवन में यशोधर बाबू जी थे। क्योंकि नौकर से आप कोई भी सामान मंगवाइए, सब्जी मंगाइए, वो ठहराएंगे भी नहीं। कहीं सड़ी गली चीज़ को ही महंगे रेट में लेके आ जाए, अपने लिए खरीदेंगे तो 10 जगह पूछते फिरेंगे। लेकिन जब अपने मालिक के लिए जाना होगा तो जो जैसी मिल गई वैसी उठा लाते हैं, जितने पैसे कह दिए उतने पैसे दे, क्योंकि उनको दर्द नहीं है, पैसा उनका खर्च नहीं हो रहा। वो कहिए तौल में कुछ कम करवा दें, उसकी जगह अपने पास रख लें। ये नौकरों के भरोसे घर गृहस्थी नहीं चला करती। ईजा को भी आराम हो जाएगा, कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए
यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूँगा। मतलब आप सामान लेने मत जा कीजिए, सारा सामान दूध लाना और आदि लाना ये सारा काम नौकर देख लेगा। आप क्यों, आप मत देना नौकर की तनख्वाह, मैं देता रहूँगा तनख्वाह। मतलब इस तरह के ताने और स्वयं नहीं करना चाहते हैं, ताने और दे दिए। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? झूठे मुँह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो जिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना, यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। उनके मन में ये था परिकल्पना संयुक्त परिवार की कि बेटा जो वेतन लाए वो कहे पिताजी ये पैसा वेतन मिल गया, आप रखिए, अपने हिसाब से खर्च करिए, ये परिवार में जैसा लगाएं। लेकिन उसकी जगह वह वेतन अपना मानते हुए और यह ताना देता कि आपको क्या परेशानी हो रही है, आप क्यों मेरे काम में नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं, आपका पैसा थोड़ी खर्च कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ। जब ये भाव परिवार में आने लगता है बेटों के मन में कि मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, बस वहीं से परिवार में वो धन जो लक्ष्मी है वो ये सोचने लगती है कि यहाँ तो सब अपना अपना है। जब अपना अपना है तो लक्ष्मी भी सोचती है कि ठीक है, जितना है जैसा है हम अपने हिसाब से रहेंगे। अर्थात वहाँ दरिद्रता आने लगती है, वहाँ संपत्ति, वहाँ शांति नहीं मिलती। पैसा होते हुए वहाँ शांति, सुख शांति नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वहाँ अपनापन है, अब केवल अपना मैं मेरापन का भाव है। तो उनको ये बुरा लगता है कि बेटा अपना वेतन अपने हाथ से खर्च करना चाहता है, जबकि ये होना चाहिए कि पिताजी को दे दे और पिताजी अपने हिसाब से उन बच्चों को दें और खर्च करें। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और श्रृंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ है यार? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया, कहता है यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा। ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को कि जब बच्चे अपने हिसाब से, जब आपको अपना वेतन मान ही नहीं रहे कि परिवार का वेतन है, तो वो टीवी ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं, तो वो सब उनका अपना व्यक्तिगत हो गया, वो परिवार के सदस्यों के लिए नहीं हुआ। वो कभी ऐसा भी नहीं कहा उनके बड़े बेटे ने कि पिताजी सब आपके लिए है, मैं आपके सुख सुविधा के लिए ला रहा हूँ। ये भाव भी नहीं रह जाता है। ये भाव क्यों ख़त्म हो जाता है? इसके पीछे भी अभिभावक ही दोषी, क्योंकि वे कैरियर निर्माण, कैरियर के चक्कर में बच्चों को परिवार से दूर कर देते हैं। कोई घर का आता है तो उस बच्चे को बाहर के रिश्तेदार आ जाते हैं, बोले मेरे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बेटा तुम अंदर चले जाओ, हम लोग यहाँ बात करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान का भाव ही ख़त्म करा देते हैं, उन्हें उनके सामने नहीं आने देते हैं। और यहाँ तक कि वे बहुत से परिवारों में जाना बंद कर देते, बोले पढ़ाई चल रही बेटे की और वो हम जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएगा आदि आदि। कैरियर, उसका कैरियर की बात है, उसके भविष्य की बात है। और ऐसे दुखद घटनाओं में भी बेटे को वहाँ उपलब्ध नहीं कराते, पहुँचाते नहीं हैं, बस कैरियर निर्माण। तो धीरे धीरे से उन्हें लगता कि कैरियर मीन्स मेरा अपना कैरियर। तो धीरे धीरे वो जो कैरियर बनते बनते और वो उनका वेतन भी अपना हो जाता है, उनकी अपनी इच्छाएँ हो जाती हैं, उनके अपने काम हो जाते हैं, वो पारिवारिक भाव खत्म हो जाता है। इसे कोई छुआ ना करे, क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा। ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ करते हैं। यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। यशोधर बाबू अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो नौकरों पर सौंपा हुआ काम सफल नहीं होता, सही नहीं होता है और चौपट ही हो जाता सारो कारोबार। अनेक ऐसी कथानक आते हैं कि नौकरों पर छोड़े हुए। हाई स्कूल में सिद्ध मंत्र नाम का एक पाठ था,
उसमें भी यही कहानी दी गई थी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में। तो नौकरों के भरोसे काम नहीं होता, लेकिन आज की जनरेशन, आज के लोग, बच्चे यही सोचते हैं कि सारा काम नौकरों के भरोसे कर लिया जाए। हम तो अपना केवल कमाया और आराम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाईडी पंत। अब धीरे धीरे सारे क्वार्टर वहाँ टूट गए थे, केवल इनके कोई 1-2 क्वार्टर बचे हुए थे। वो सारा मलबा पड़ा हुआ, तो उन मलबों को पार करके यशोधर बाबू सब्जी लेने जाते थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाईडी पंत। अर्थात को 3 भी खाली पड़े हुए, 3 में से 2 तो खाली पड़े हुए हैं और एक केवल आबाद है, क्योंकि इसमें यशोधर बाबू रहते हैं और उसकी तख्ती पर नाम लिखा हुआ, अर्थात वहाँ कोई रहता है। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए। अब वो सब्जी लेकर लौटे तो आके देखते क्या हैं कि कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, मतलब अपने पिताजी को मेरी तरफ से बहुत से शुभकामनाएं दे देना। ये अर्थ हुआ, क्यों दे देना, क्यों? पिताजी की वेडिंग सिल्वर वेडिंग थी और सिल्वर वेडिंग का उन्होंने कार्यक्रम कर रखा था उनके बच्चों ने, और उनके पिताजी को पता ही नहीं यशोधर बाबू कि मेरे बेटों ने ऐसा कार्यक्रम कर रखा। वे तो सब्जी का झोला लिए हुए आ रहे थे। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों, आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे यह लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू बल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओंठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया और भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कई रिश्तेदार जमे हुए थे। शेष अगले वीडियो में भेजेंगे। 12th सी में कुछ भाग इसका पढ़ा दिया था, लेकिन यही वीडियो भेजेंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको 20 तारीख के पहले पूरा पाठ कर देंगे, इसके प्रश्नोत्तर समझा देंगे। और 24 से आपके पास हॉलीडे होमवर्क पहुंचेगा सप्ताह वाइज, उसको भी आपको करना है। बीच बीच में हम गूगल फॉर्म पर MCQ के माध्यम से टेस्ट भी ले सकते हैं, तो उसकी भी तैयारी करिए। जितना मैंने पढ़ाया है उसको तैयार करते रहिए। हरिओम, नमो नारायण, सभी को आशीर्वाद।